बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 10 स्वस्थ मन स्वस्थ तन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10 स्वस्थ मन स्वस्थ तन। जब हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आइए पाठ परिचय को पढ़ते हैं। भोजन ही भोजन ही आवश्यक नहीं होता, यानी खाना ही जरूरी नहीं, बल्कि भोजन के साथ साथ शारीरिक श्रम करना भी आवश्यक होता है। यानी कसरत, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना भी जरूरी है। इस पाठ में यही बताया गया है कि केवल पौष्टिक भोजन करने से तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करने से भी व्यक्ति किस प्रकार बिना कोई रोग के भी रोगी बन जाता है। आइए इसे पढ़ें। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। कौन रहते थे? एक सेठ जी। उसका नाम अमीरचंद था। अरे वाह, सेठ का नाम, एक तो सेठ और ऊपर से वो अमीरचंद। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे, यानी काफी धनी थे। उनके पास काफी सारा धन था। बहुत सी चल अचल संपत्तियां थी। बहुत सारी चल संपत्तियां थी और बहुत सारी अचल संपत्तियां भी थी। अचल यानी स्थिर दौलत और अस्थिर दौलत भी उनके पास थे। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था और वह दुख सभी सुखों का गोबर बना रहा था, यानी सभी सुखों पर पानी फेर रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वे कई बीमारियों से ग्रसित थे, यानी पीड़ित थे। उनका शरीर क्या था? रोगीला था। बहुत सारी बीमारियां उनको थी। धीरे धीरे सेठ अमीरचंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़ी बड़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीमों और वैद्य भी फेल हो गए। जैसे जैसे दवाइयां बढ़ती गईं, वैसे वैसे मर्ज भी बढ़ता गया। मर्ज अर्थात बीमारी भी बढ़ती गई। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीमारी ऐसी थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी, उसका नाम ही नहीं था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की। घोषणा अर्थात अनाउंस कर दिया कि उन्हें ठीक कर देगा, जो उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर, वैद्य और हकीम वहां पर आए। इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। उनकी दशा यानी उनकी स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रही। कोई सुधार उसमें नहीं हुआ। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आ गया। उनकी नब्ज देखी, यानी उनकी हथेली की जो कलाई होती है, इसको पकड़कर नस देखते हैं, उसे नब्ज देखना कहते हैं। उसके शरीर उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, जांच की। फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीरचंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो कैसे? ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते। अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए, यानी आप क्या डाइट खाते हैं, क्या लेते हैं, वो मुझे बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी, पकोड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में तथा दोपहर को। रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और रात की खुराक, इससे 2
3 गुनी तो होती ही होगी। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पराठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद है। डटकर डटकर खाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते-चलते मेरा दम क्यों फूलता है, यानी मेरी सांस क्यों फूलने लगती है। सेठ जी ने ये बात कही। सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बात साफ-साफ बता देना चाहता हूँ। मैं इलाज शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, वैद्य जी बोले। सेठ जी ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? वैद्य जी बोले कि अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान जगह पर किया जाएगा। इलाज कहाँ होगा? किसी सुनसान जगह में होगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा? शहर से बाहर, आबादी से दूर मेरी कोठी है, यानी मेरा घर भी है वहां पर। आप वहां कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया और फिर वहां से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे, यानी वो टाइम पर ही सब काम करते थे, वो पंचुअल थे। वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुंच गया। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे। कैसे? वो पैदल पैदल जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वो हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल कैसे जाएंगे, यानी इतना दूर पैदल नहीं चला जा सकता। 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है, मेरी सांस फूल जाती है। इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं इतना दूर चल पाऊंगा। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराकर तुरंत उन्हें पैदल चलने की अधिक जिद उन्होंने नहीं की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही उनके सहायक से पूछा, उपचार की सारी तैयारियां हो गई? सहायक ने स्वीकृति, यानी हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ हो गई, और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, यानी उनको अंदर बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वे जोर से चिल्लाने और उछलने लग गए। बात ये थी कि कमरे की फर्श गर्म तवे के समान तप रही थी, यानी फर्श कैसा था? गर्म था। उस पर नंगे पैर नहीं जा रहे थे। स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे, और अब सेठ उछलने कूदने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर पैर नीचे रखेंगे तो क्या होगा? उनका पैर जल जाएगा। वैद्य जी कमरे के बाहर थे। उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, यानी थोड़ा थोड़ा हंस रहे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता? उनके मोटे उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई कौन देख पाता? कौन देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो बहुत मजा आता, क्योंकि वो उस तरीके से बार बार उछल कूद कर रहे थे। सेठ जी थककर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज गति से उछल कूद करते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन यानी गर्मी कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी, स्पीड भी उनकी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई, क्योंकि अब फर्श कम गर्म था इस वजह से।
सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बन चुके थे, यानी उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो सुन के भी अनसुना कर रहे थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ, यानी पूरा पसीने से उनका शरीर भर गया था। सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए वहां से उस कमरे से बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने और सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम, यानी थोड़ी देर आराम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। क्या लगा? उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे। अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे हैं। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, और शारीरिक श्रम, यानी शरीर से मेहनत आप नहीं करते। व्यायाम यानी कसरत या एक्सरसाइज आप नहीं करते। यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएं, लेकिन नियमित व्यायाम करें, यानी रोजाना नियमित, यानी प्रतिदिन आप क्या करें? व्यायाम यानी एक्सरसाइज, कसरत करें। योगासन करें। सुबह खुली हवा में भ्रमण करें, आप सुबह खुली हवा में घूमें। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जो आपको हो सकता है पसंद ना आए। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा अब शांत हो गया था, क्योंकि उनको मन में क्या था कि इस वैद्य की वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। सम्मति यानी राय। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूरे स्वस्थ हो गए, यानी अब वो पूर्णतया ठीक हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराजगी भी खत्म हो गई। अब तो नाराज होने की बजाय वैद्य जी की तारीफ ही करने लगे। अब वो क्या करते थे? वैद्य जी की तारीफ करते थे, क्योंकि वैद्य जी की वजह से ही वो ठीक हो पाए। तो देखा, हमें खाना खाना जरूरी है, उतना ही हमें एक्सरसाइज यानी व्यायाम या योगासन करना जरूरी है। इसी सीख के साथ में हमारा यह अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।